Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher of Agriculture Economics Econ 4140 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. तो क्लास आज हम पिछले दो लेक्चर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पढ़ा था। ओवरऑल जो है हमने कि ओवरऑल एक जर्नलाइज केस में देखा था कि एग्रीकल्चर का टिपिकली और थ्योरेटिकली क्या रोल है और रहा है for the foreign exchange, factor of productions, market contributions, and different. We talked about different roles of agriculture in economic development. आज हम पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या रोल रहा है और क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का क्या रोल रहा है ये आज हम डिस्कस करेंगे, ये आज हम इसको स्टडी करेंगे। आवर लेक्चर इज बेस्ड ऑन दिस वन, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर देखा जाए रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो पहला फिगर्स है वो है जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ये एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर भी है, मतलब शेयर ऑफ जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स 18.5% टू कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। जब मैंने एडमिशन लिया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, तो तब ये जो जीडीपी में शेयर था ये तकरीबन 35-40 हुआ करता था। तो ये देख लें कम हो के ये 18.5% रह गया, और इट इज़ द साइन ऑफ डेवलपमेंट। जब कोई कंट्री डेवलप करती है तो जो उसका जीडीपी में शेयर जो है एग्रीकल्चर का वो कम होता जाता है, लेकिन ओवरऑल उसकी जो वैल्यू एडिशन है, उसकी कंट्रीब्यूशन जो है, जो उसका वॉल्यूम है वो बढ़ता रहता है। इसके अलावा जो है सिमिलरली तकरीबन 60-65% जो है ना, आज से 10-15 साल पहले तकरीबन प्लस 50% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एग्रीकल्चर का रोल होता था, और जो कम हो के 38.5% रह गया। और अगर अमेरिका का इसको कंपैरिजन किया जाए तो ये जीडीपी में शेयर एग्रीकल्चर का हार्डली 2% है, लेकिन तकरीबन इट हैज़ द कैपेसिटी to export the apples and some of the crops to the whole world। जैसे यूएसए एप्पल है वो पूरी दुनिया को वो एक्सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ है कि मतलब पाकिस्तान का स्टिल भी मतलब ये एक किस्म का इम्पोर्टेंट भी है, और अगर ये रोल डिक्लाइन हो रहा है तो ये भी इट्स सम हाउ साइन ऑफ डेवलपमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट में जो इसका शेयर है एग्रीकल्चर का वो 38.5% है, जो पिछले साल तकरीबन 40% था और इस दफ़ा कम हुआ। इसी तरह जीडीपी पिछले साल 20.9 था, जो कम होकर 18.5% रह गया है। ऑल दो डिस्पाइट फ्रॉम ऑल दिस कि ये कुछ फिगर्स हैं जो बड़े मतलब प्रोमिनेंट हैं कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को बड़ा प्रोमिनेंट बनाते हैं, एंड इट रिमेन, बट स्टिल पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर है बैकवर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इट्स आज भी देखें कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, वही पुरानी टेक्निक्स हैं, चीज़ें हैं, तो स्टिल जो है वो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये बैकवर्ड है। और इसमें जो पॉवर्टी है जो रूरल एरियाज़ में और ख़ास तौर पे जो फार्मर्स हैं उनके दरमियान पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है। वेयर एज हाई परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर समवेयर, जहाँ पे एग्रीकल्चर आउट परफॉर्म कर रही है, इट इज़ अ की टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन। इसने बहुत सी जगहों पे जैसे सेंट्रल पंजाब है, सिंध के कुछ एरियाज़ हैं, तो इसी तरह मतलब सौदर्न पंजाब में मैंगो प्रोडक्शन के हिसाब से, तो इसने बहुत हद तक जो है पॉवर्टी एलिवेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है इन रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली जो हमने पिछले दो लेक्चर में पढ़ा था, तो हमने ये जनरलाइज केस में देखा था कि ये बेसिक रोल होते हैं जो एग्रीकल्चर, इसके अलावा भी है लेकिन मैंने चंद एक जो है वो नोट किए हैं।
जो है वो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन, फैक्टर कंट्रीब्यूशन, मार्केट कंट्रीब्यूशन, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलिवेशन पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू इकनॉमिक सर्वे पाकिस्तान पढ़ेंगे। और आज का बेसिकली लेक्चर ही बेस करता है जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2018-19, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे मिल भी जाएगा आपको, और आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। और फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड इसकी क्या जो है, ये जो हमने जर्नलाइज केस में पढ़े थे कि ये एक एग्रीकल्चर के बेसिक रोल्स होते हैं, तो पाकिस्तान में भी ये है। ये प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशंस मेजर सोर्स ऑफ कंजम्पशंस इन पाकिस्तान, जो जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं 60, तो वो कितने ही लोगों को डायरेक्ट कंजम्पशन, जिससे जो है प्रोडक्ट कंजम्पशन होती है, डायरेक्ट कंजम्पशन, वो गावा हो सकता है, वो फ्रूट्स हो सकते हैं, वो वेजिटेबल्स हो सकते हैं, वो वीट है बजाते खुद देखे कि कंपल्सरी पार्ट ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज का पार्टिकुलरली। ये लोग अपने घरों में जो है गंदम स्टोर करके रखते हैं, और इसीलिए बहुत सी कहावतें हैं जिन्ना पंजाबी में कहते हैं जैसे जे जिन्ना कर दाने उन्ना दे बच्चे भी सियाने। तो वो ये चीज़ें हैं कि ये एक फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। फिर इसी तरह जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये फैक्टर कंट्रीब्यूशंस, यानी कि देखें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये लैंड भी प्रोवाइड करता है, लेबर भी प्रोवाइड करता है, और कैपिटल भी प्रोवाइड करता है। अगर इसको हिस्टोरिकली देखा जाए तो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बहुत से ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट थे जो जिन्होंने एग्रीकल्चर से कैपिटल को इकट्ठा किया और फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए। और बहुत सी मतलब सेविंग्स हैं, और बहुत सी जो फार्मर्स जो हैं वो सेविंग करते हैं, या वो फिर हम अल्टीमेटली बैंक्स में वो जब रखाते हैं तो वो फर्दर उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो है वो लैंड है, जो मतलब सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि ये भी एग्रीकल्चर का ही कंट्रीब्यूशन है, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये लैंड भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हाउसिंग तो खैर है ही है। मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको ये लैंड भी देता है, मोस्टली लैंड डिस्कस नहीं किया गया, उसको लैंड भी देता है, लेबर भी देता है, कैपिटल भी देता है। कैपिटल की हमने अभी बात कर दी कि किस तरह हिस्टोरिकली अभी भी किस तरह जो है वो लोग एग्रीकल्चर से किस तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव कर जाते हैं। और इसी तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी जिस तरह जब वो होता है कि पाकिस्तान में बहुत से रूरल बैकग्राउंड से फार्मर्स कम्युनिटी के बच्चे जो हैं ऑफ सीज़न ऑफ नॉन फार्म इनकम का ट्रेंड बहुत पाकिस्तान में चल रहा है कि वो फार्मिंग के अलावा भी जो है वो दूसरे काम इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मार्केट कंट्रीब्यूशंस हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बजाते खुद इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत बड़ी मार्केट है। ये ना कि इसकी इनपुट्स को इनपुट देता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, बल्कि उसकी आउटपुट का भी बहुत बड़ी ये मार्केट है, या बहुत बड़ी ये इसके डिमांड एग्रीकल्चर में एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर की आउटपुट को जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर भी लेता है। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हम आगे वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे, ख़ास तौर पे किस तरह डिफरेंट क्रॉप्स जो है फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशंस करती हैं पाकिस्तान में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमें पिछली स्लाइड्स में देखा कि कितने परसेंट जो है वो हमने तकरीबन 38.5% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करती है। इसी तरह पॉवर्टी एलिवेशन और फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड भी पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, इसमें जो हमने शायद पिछले किसी लेक्चर में हमने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम को डिवाइड किया था, तो वो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में इसको डिवाइड किया गया मेजर क्रॉप, माइनर क्रॉप या अदर क्रॉप। ये जो मेजर क्रॉप है इसको इम्पोर्टेंट क्रॉप भी कहते हैं, और जो अदर क्रॉप्स हैं उनको माइनर क्रॉप्स भी कहते हैं। और इसी तरह कॉटन जिनिंग है। ये तीन हिस्सों में जो है वो बेसिकली क्रॉप सेक्टर को डिवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर और भी एग्रीकल्चर के सब सेक्टर्स देखे जाएँ तो वो पोल्ट्री है, पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक है, और फिशरी है। ये हैं जो मतलब एग्रीकल्चर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स को देखा जाए तो इनकी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हिसाब से और पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये जो क्रॉप्स हैं और मेजर क्रॉप्स हैं, वीट, राइस, शुगर केन, मेज़ और कॉटन, इनको ट्रेडिशनल क्रॉप्स और मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं।
और ये अकाउंट 21.9% इन द वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड 4.06% इन जीडीपी। ये 2018-19 की बात कर रहा हूँ। ये पिछले सालों में ये ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस भी करती रही हैं। तो चूँकि पिछली दफ़ा जो है वीट या कुछ शुगर केन कम हुई है, तो इस वजह से इसका जो है ना शेयर जीडीपी और वैल्यू एडिशन में इसका कम हिस्सा है। लेकिन कम हिस्सा था, इसलिए ये फिगर्स हैं। बहरहाल ये वेरिएट करती रहती हैं ईयर टू ईयर, और हर साल पाकिस्तान जो है ना इकनॉमिक सर्वे जो है वो इशू करता है, और उसमें चैप्टर 2 हमेशा जो है ना एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है। तो ये 21 पॉइंट देखें, वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर में इसकी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स का तकरीबन जो है वो 1/4 हिस्सा है, और जीडीपी में शेयर जो है 4.06% है। और इसी तरह अदर क्रॉप्स हैं, इसमें बहुत सी क्रॉप्स आ जाती हैं, ऑयल्स भी आ जाते हैं। मेजर जो है वो मसूर, मूंग, माश, पोटैटो, ओनियन, चिलीज़, इसी तरह खरीफ और दूसरी क्रॉप्स जो होती हैं रबी और खरीफ क्रॉप्स, तो वो हैं बाजरा, ज्वार, बारले, रेपसीड, मस्टर्ड, तंबाकू। ये अकाउंट ये इनका जो है ना इट्स दे अकाउंट 11.21% इन द वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड 2.08% इन जीडीपी। तो ये जो माइनर क्रॉप्स हैं ये तकरीबन 2% जीडीपी में शेयर करते हैं। तो अंदाज़ा करें कि अभी हमने क्रॉप्स की सिचुएशंस देखी हैं, तो कितनी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है इन इकनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान जितनी भी है, और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और हम अपनी जो रूरल इकोनॉमीज़ के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेशन कर दें, तो डेफिनेटली जो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन कम होगा, और लोग नॉन फार्मिंग इनकम को अपनी जो है फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करके उसको और ज़्यादा यूटिलाइज़ करके उसमें और ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। बहरहाल ये एक स्कूल ऑफ थाट है कि किस तरह नॉन फार्मिंग इनकम एग्रीकल्चर इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये हम नेक्स्ट किसी क्लास में पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये क्रॉप सिचुएशन है, और इट्स इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अभी हमने इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की ओवरऑल सिचुएशंस को देखी। आगे क्रॉप बाय क्रॉप इसको देखते हैं कि किस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर ने इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, क्रॉप सिचुएशन में सबसे पहले कॉटन जो है, ये जो पाकिस्तान का जो वाइट गोल्ड है, तो ये है कॉटन इज़ द कंसिडर एज अ लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इकानमी के हिसाब से। सबसे ज़्यादा जो है इसका जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो कॉटन से आता है, इसकी वैल्यू एडिशन से आता है, इसके हम कपड़ा बनाते हैं, और बहुत सी इसकी जो है ना वो प्रोडक्ट्स जो हैं हम यूरोपियन यूनियन में दूसरी कंट्रीज़ में हम इसके मेजर कंपेटिटर हैं। आल्दो कि हमारा कंपटीशन लेवल कम होता जा रहा है, लेकिन स्टिल वी आर कंपेटिटर ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश। तो हम इसको compete कर रहे हैं। तो लेकिन अगेन मतलब कि पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ द लाइफ लाइन इकानमी ऑफ द पाकिस्तान जो कॉटन है। इट हैज़ अ 0.8% शेयर इन जीडीपी। जीडीपी में इसका दूसरी क्रॉप्स की निस्बत बाय इंडिविजुअल, तो मेरे ख्याल में इसका सबसे ज़्यादा शेयर है। इस वक्त कम हुआ है, लेकिन जो है वो ज़्यादा भी इसका शेयर रहा है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रही है जब बम्पर क्रॉप्स हो जाती हैं, जब फार्मर्स को इसकी इनफ प्राइजेस मिलती हैं। एंड कंट्रीब्यूट्स 4.5% इन एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन। जो एग्रीकल्चर की वैल्यू एडिशन में इसका 4.5% हिस्सा है। सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन एक्चुअली होती इसमें है, कॉटन है, कॉटन जिनिंग है, फिर बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसकी वैल्यू एडिशंस करते हैं। और लेकिन कॉटन क्रॉप्स को जो जिस वजह से ये इसका शेयर कम होता जा रहा है, तो उसके सबसे बड़ा कंपेटिटर जो है कॉटन का वो है वो शुगर केन क्रॉप है। तो शुगर केन मतलब क्योंकि पूरे साल की क्रॉप होती है, तो ये कॉटन की जो मेजर एकरेज को है वो गैलप करता जा रहा है, स्वालो करता जा रहा है, उसको निगल रहा है। तो ये एक बड़ा थ्रेट है कॉटन क्रॉप इन पाकिस्तान। ये एक इसको बहुत बड़ा एक थ्रेट है। बहुत बड़ा थ्रेट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहरहाल एक बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंज है जिसको हम कैटर कर सकते हैं। शुगर केन के लिए हम न्यू एग्रीकल्चरेबल लैंड्स ले सकते हैं। इसी तरह कॉटन है, जो गवर्नमेंट की जो
ऐसी काबिल काश लैंड्स हैं इनको एलोकेट की जा सकती हैं। तो बहरहाल ये चैलेंज तो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद देखा जाए तो क्रॉप सिचुएशन में शुगर केन जो है, शुगर केन इज़ हाई वैल्यू कैश क्रॉप इन पाकिस्तान। और ये मतलब अगर देखा जाए तो इसको मैं समझता हूँ कि इसको फार्म लेज़ी क्रॉप भी कहते हैं, मेरे ख्याल में कोई इस तरह का नाम है, कोई लेज़ी क्रॉप, लेज़ी फार्मर को लेज़ी कर देती है कि एक दफ़ा ग्रो किया बस 15-20 दिन के बाद जाके पानी लगाएं और साल के बाद इसको काश्त कर लें। और फार्मर को ये बहुत ज़्यादा कर देता है, मतलब स्लो कर देता है, लेज़ी कर देता है। तो लेकिन चूँकि ये बड़ी वैल्यूड कैश क्रॉप है, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एकरेज जो है इसके ऊपर सर्व किया जाता है। और फिर ख़ास तौर पे जो इसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है। स्वीट्स हैं, लड्डू हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है। तो खैर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रॉप है ये। हम खुशी गमी और इस तरह की चीज़ों में हम स्वीट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो शुगर केन की तो इस हिसाब से इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। लेकिन ये क्रॉप जो है ये बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड हुई है। और इसके ख़ास तौर पे जो इसको माफियाज कंट्रोल करते हैं सो कॉल, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। और इसका जितना पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी इसका इकानमी के अंदर बहुत ज़्यादा शेयर है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शुगर केन का बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट रोल रहा है। इट्स प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर 2.9% इन एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन एंड तकरीबन 0.5% ऑफ ओवरऑल जीडीपी में इसका शेयर है, जो इसको और भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, इसकी और ज़्यादा वैल्यू एडिशंस की जा सकती है। तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मर्स भी हैं, अगर वो गुड़ बनाते हैं या वो मतलब अगर इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए तो लेट द मार्केट फोर्सेस के ऊपर अगर इसको छोड़ दिया जाए, मतलब फिर भी एक अच्छी पॉलिसी इसके ऊपर, बड़ी डाइवर्स सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है इनके ऊपर। तो बहरहाल ये शुगर केन को अगर इस तरह मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया जाए तो चूँकि इसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं जिन्होंने कार्टेल बनाए हुए हैं वो मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर केन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें तो ये हमारी वीट क्रॉप्स को जो है ना उसकी एकरेज को कम कर देती है, कम कम कर देगी, तो जिस वजह से और भी फूड सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। तो बहरहाल शुगर केन के ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव सी पॉलिसी जो है वो रिक्वायर्ड है, जो करप्शन फ्री हो और जो एक ट्रूली मार्केट्स को डिपिक्ट करती हो। तो ये शुगर केन बहरहाल इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत ज़्यादा जो है हम जो बहुत ज़्यादा हम इसको अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह क्रॉप सिचुएशन राइस जो है ये सेकंड स्टेपल फूड ऑफ पाकिस्तान भी इसको कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैश क्रॉप भी है, फूड क्रॉप भी है। और इट अकाउंट्स फॉर 3% ऑफ वैल्यू एडिशन एंड 0.6% ऑफ जीडीपी। और पिछले सालों में ख़ास तौर पे 2014-15 में जो फार्मर्स को शॉक्स लगे हैं, जो जो उनकी क्रॉप्स बम्पर क्रॉप्स हुई लेकिन गवर्नमेंट ने उसको ओन नहीं किया, मार्केट नहीं किया, बल्कि एक्सपोर्ट करने की बजाय तो कहीं पे तो इंपोर्ट कर ली। तो उस वजह से अभी तक उसका जो एक शॉक्स है वो अभी तक हम बियर कर रहे हैं। तो बहरहाल ये शेखपुरा का राइस हो गया, गुजरांवाला का राइस, बासमती राइस है, इट्स वन ऑफ द यूनिक फ्लेवर राइस और दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर हम इसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करें तो इसको बहुत ज़्यादा जो है हम इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। 2013-14 में जैसे पिछले इलेक्शंस में बात की है, इंडिया ने राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, फार्मर्स को है ना प्राइजेस दी, तो वो वर्ल्ड लीडर बन के निकला राइस की एक्सपोर्ट के हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान जो है जिसकी यूनिक फर्टाइल लैंड है दैट प्रोड्यूस वेरी नाइस फ्लेवर्ड बासमती राइस, तो हम उससे इतनी जितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हम यूज़ नहीं कर रहे, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद आ जाती है जी हमारी वीट। ये स्टेपल फूड ऑफ पाकिस्तान है और इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द फूड सिक्योरिटी।
लोग इसको घरों में ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, जो सारा साल जो है फूड सिक्योरिटी को सिक्योर रखती है। और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू वीट सपोर्ट प्राइस बारदाना के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को जो है बेनिफिट्स दें। ऑल्दो कि इसमें भी करप्शन के बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स रहे हैं, बट स्टिल इट हैज़ अ 8.9% वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर एंड ऑलमोस्ट 1.5% शेयर इन GDP। इसी तरह जो पाकिस्तान की थर्ड मेजर इम्पोर्टेंट क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है, वो है मेज़। और ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के पॉइंट, ख़ास तौर पे इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और प्रीवियसली ईयर्स में जो मेज़ का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है रिगार्डिंग द लाइफ स्टॉक, कि इसके जो वो जो फोडर होता है, जो पट्ठे होते हैं, जो 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 मतलब लाइफ स्टॉक के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है। तो एक किस्म की ये ना कि सिर्फ ये फूड क्रॉप है, बल्कि ये फार्मर के लिए कैश क्रॉप भी बन जाती है जब वो इन फार्म ऑफ फोडर जो है वो बेचते हैं। तो ये इस लास्ट और ख़ास तौर पे जो नई लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं, जो मतलब जो ज़्यादा अरसे तक फोल्डर को स्टोर करके रखती हैं, तो इस तरह की बहुत सी मशीनरीज आ चुकी हैं जो मतलब ये ख़रीदते हैं मेज़ वगैरह, और फिर उनको जो प्रिजर्व करके रख लेते हैं फॉर व्हेन देयर इज़ अ हाई डिमांड ऑफ फोल्डर फॉर द एनिमल्स, और फिर उनको बेचते हैं। और ये एक ऐसा बिज़नेस भी है, मैं मोस्टली अगर कोई करना चाहे तो ये इट्स अ वेरी नाइस बिज़नेस। आप मेज़ वगैरह ख़रीदें, उससे बनाएं और उसको कुछ अरसे तक स्टोर करके रखें, और फिर जो एनिमल्स के लिए इसको अगर आप बेचते हैं तो ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ मेरे दोस्तों ने किया था, और दे 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 अर्न अ लॉट, और वो मतलब उससे लाखों रुपया, और दे आर नो मिलियनर, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इससे पैसे कमाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आप मेज़ से या दूसरे मतलब फोडर्स के वो टोके वगैरह लगाएं, और उसकी प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स आ चुकी हैं। और फिर जो बड़े बड़े फार्म्स हैं लाइफ स्टॉक, वो आपसे परचेज़ करते हैं। इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। हमने मेजर क्रॉप्स और माइनर क्रॉप्स का कुछ हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। हम अगले लेक्चर में इसको देखेंगे कि किस तरह लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह मेजर शेयर जो है और मेजर कंट्रीब्यूशन करती है। और इसी तरह फिर हम फिशरीज़ को देखेंगे, और हम उसका जो इम्पोर्टेंट रोल इन पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखेंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। फॉर टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास, एंड प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, stay at your home, and wash your hand frequently. Thank you very much.